नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं करनाल से, जहां गुरुवार को भी कोरोना विस्फोट हुआ है। 64 नए कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। आज करनाल में 64 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 295 केस एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। काछुआ के स्कूल में 7 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वहीं तरावड़ी के 7 बैंक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ योगेश शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज 64 केस कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद जो भी ज़्यादा गंभीर थे उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, और जो दूसरे कम गंभीर हैं उनको घर पर ही क्वारंटाइन कर दिया गया और मेडिसिन अवेलेबल करा दी गई है। सीएमओ का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए सभी नियमों की पालना करते रहें ताकि कोरोना की चपेट में कोई ना आए। नियमों की पालना करते हुए सैनिटाइज का प्रयोग करें, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करते रहें ताकि कोरोना से बचा जा सके। करनाल से केसी आ रही है, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं कैथल में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। पुलिस कोरोना पर जागरूकता अभियान छोड़ चालान काटने में व्यस्त है। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो अभियान है लगातार वो रोका जा रहा है। बिल्कुल भी स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें आज कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या, तो 54 की संख्या कैथल में कोरोना पॉजिटिव केसों की पहुंच चुकी है। और बात करें आज की सैंपलिंग की, तो 509 आज सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 9 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ साथ बात करें कोरोना पॉजिटिव रोगियों की मौत की संख्या, तो 55 की संख्या कैथल में इनकी पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ हम बात करें टोटल रोगियों की संख्या, तो 3985 की संख्या कैथल में इनकी पहुंच चुकी है। और जो रोगी ठीक हो चुके हैं टोटल रोगी, तो 3876 की संख्या उनकी पहुंच चुकी है। रही बात पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन सिर्फ चालान तक सीमित रह चुका है। कोरोना को लेकर कोई भी अभियान नहीं चलाया गया है पुलिस द्वारा। और पुलिस को चाहिए कि जल्दी जल्द जो कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं उनको रोकने के लिए वाहन चालकों के चालान न काट कर कोरोना के बारे में बताया जाए, मास्क के बारे में बताया जाए। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं चरखी दादरी जिले में सरकारी दफ्तरों में कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर शुरू हो चुका हो और इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि तमाम लोग ना केवल एसएमएस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बल्कि लोगों को मास्क के प्रति अवेयर करने के मकसद से चालान भी काटे जा रहे हैं। लोगों को दंडात्मक तरीके से कहीं ना कहीं समझाया भी जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन चरखी दादरी में शायद सरकारी कार्यालयों में इस बात की कोई फिक्र नहीं है और वजह यही है कि तमाम सरकारी नियमों का धत्ता बताकर कर्मचारी व अधिकारी बिना मास्क के ही यहाँ पर आ रहे हैं। इसकी बानगी चरखी दादरी में दौरे के दौरान देखी गई। चरखी दादरी के सीटीएम के द्वारा इस मामले की बाबत कहा गया कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है। दंडात्मक प्रक्रिया के तहत न केवल चालान काटे जा रहे हैं बल्कि लोगों को जागरूक किए जाने के लिए मुहिम भी चलाई गई है। बहरहाल मुहिम यहाँ पर टाइम फिस होती देखी जा रही है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 30 स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम लोग इस वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं और ऐसे में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो केवल राजनीति कर रहे हैं। इस वैक्सीन से किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोवैक्सीन सबसे पहले लगवाया और सभी देश के लोगों को प्रेरणा दी कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोवैक्सीन लगवानी चाहिए। इस महामारी से मुक्ति के लिए सभी को ये कोवैक्सीन लगवानी ज़रूरी है, तभी इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी, इसका ब्रेक होगा। तो इसलिए जो लोगों के मन में भय या डर का माहौल है, उन सबको अपने मन से इस भय और डर को निकाल देना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री, देश के सभी वरिष्ठ मंत्री, देश के राष्ट्रपति
और सभी मुख्यमंत्री जो लोगों के प्रतिनिधित्व का काम करते हैं, सभी कोवैक्सीन को लगवा रहे हैं, तो उनके मन में किंचित भी ये भय और डर नहीं रहना चाहिए कि इससे कोई नुकसान होगा। इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। और वहीं सिरसा पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी जेजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी जेजेपी नेताओं को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, इसीलिए वो असम और कोलकाता का रुख कर रहे हैं। हरियाणा के युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण के सवाल के जवाब में अभय चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई है और न ही रोजगार के संसाधन पैदा किए गए हैं। ऐसे में युवाओं को नौकरियां कैसे मिलेंगी? वहीं डीजीपी विवाद पर अभय ने कहा है कि गृह मंत्री अनिल विज सीएम को रोज चिट्ठी लिख रहे हैं, वो केवल मात्र दिखावा है। नसीहत देते हुए अभय ने कहा कि अगर सरकार में उनकी नहीं चल रही है तो मंत्रिमंडल छोड़कर बाहर आ जाएं। अगर आंदोलन के लिए डिमांड बढ़ती है, वहाँ लोग अगर जाना चाहेंगे, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि घर के 2 मेंबर हैं, कोई 1 मेंबर भी है, उसकी फसल पीछे से कौन कटाई करे, उसके लिए उसके सामने दिक्कत आती है। इसलिए मैंने ये बात कही है कि इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप बॉर्डर पे जाओ, आपकी गेहूँ निकालना मेरी जिम्मेदारी है। नए रोजगार के साधन तो यहाँ है ही नहीं कोई, ना कोई नई इंडस्ट्री आ रही है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है। किस तरह से होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रोज़ एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि विज साहब कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं। अगर विज की बात को कोई महत्व ही नहीं मिलता तो फिर ऐसे मंत्रिमंडल में रह करके विज रोज़ अपमानित क्यों हो रहे हैं? विज को अपमानित होने की बजाय अगर उसकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है तो फिर रिजाइन करके बाहर आ जाना चाहिए सरकार से। फिर क्यों मंत्रिमंडल में बैठा है, क्या जरूरत है? नहीं तो हरियाणा में तो किसी गांव में जा ही नहीं सकते। बीजेपी नहीं, ये जेजेपी वाले भी असम जाएंगे, ये कलकत्ता चले जाएंगे अमित शाह को राजी करने के लिए, कोई असम चला जाएगा, लेकिन इनको यहाँ तो कोई जगह ही नहीं ना। ये तो अपने घर में ही नहीं जा सकते, दूसरी जगह तो बहुत दूर है। सामाजिक कार्यक्रम में जाना या किसी के दुख में शामिल होना, उस पर भी बैन है इन लोगों को। और वहीं टीकरी बॉर्डर पर धरना स्थल पर किसानों की भीड़ एक बार फिर से बढ़ने लगी है। यही वजह है कि किसानों के बैठने के लिए गद्दों का इंतजाम शुरू कर दिया गया है। किसानों के लिए बाकायदा गद्दे मंगवाकर उन्हें बिछाया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि जल्द ही टीकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर टेंट भी लगवाए जाएंगे। बता दें कि किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 6 मार्च को केएमपी बंद किए जाने वाली तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसान यहां पर पंखे, कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। किसान नेताओं ने एक बार फिर से कहा है कि सरकार से बातचीत का डेडलॉक हर हाल में सरकार को तोड़ना ही होगा। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता 3 महीने से भी ज्यादा समय से सड़कों पर बैठा है। और वहीं फतेहाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बीघड़ रोड पर मेन मार्केट के पास अनियंत्रित कार दुकान में जा घुसी। फतेहाबाद के बिगड़ रोड पर एक कार देर रात बेकाबू हो गई। इस कार को एक महिला चला रही थी। महिला ने सबसे पहले एक रेहड़ी चालक को टक्कर मारी और रेहड़ी को तोड़ते हुए एक शटरिंग स्टोर में जा घुसी। गनीमत यह रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना रात की थी, इसके चलते शटरिंग स्टोर बंद था, इसके चलते जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुटी। लेकिन इस संबंध में जब फतेहाबाद के शहर थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास मामले की शिकायत नहीं आई है। शिकायत आने पर ही कार्रवाई की जाएगी। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि कार चालक के द्वारा रेहड़ी चालक और दुकान मालिक के साथ राजीनामा हो गया है। लेकिन इस घटना से आम जनमानस को भी शिक्षा लेने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि जिस महिला के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, उसकी बेटी इस कार को चला रही थी और उसने आपाधापी में बिना ब्रेक लगाए कार को बेकाबू कर दिया, जिसके चलते जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। फिलहाल पुलिस यही कह रही है कि उसके पास मामले की शिकायत नहीं आई है, लेकिन यह काफी बड़ा मामला है। गाड़ी चलाते हुए लापरवाही बरतने से कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। और वहीं गुरुग्राम के डीटीपी इन्फोर्समेंट ने डीएलएफ फेज 3 में रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले 150 से ज्यादा दुकानों और मकानों पर कार्रवाई की है। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर द्वारा गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में सील की गई
इमारतों के निरीक्षण के लिए एक बार फिर से डीटीपी गुड़गांव पहुंचे हैं। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी कई दुकानों का दौरा करा। एक बड़ी कार्रवाई हमने देखी थी बीते दिनों में, अभी आपने हाल ही में करी, उसके बाद आज फिर आप यहाँ निरीक्षण के लिए आए। ऐसे जी यू ब्लॉक में मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि ये ऐसा एरिया बना दिया है जिसके 60 गज के ऊपर 8-8 मंजिल बना दी गई हैं। कैसे बनाई, कब बनाई, डिपार्टमेंट ने क्या क्या कार्रवाई की, वो हम देख रहे हैं। लेकिन आज की डेट में अगर 4 फ्लोर अलाउड है, 4 के बाद इन्होंने 60 गज के ऊपर अगर 8 मंजिल बना दी, वो सेफ्टी नहीं है। किसी दिन भी गुड़गांव में कोई ऐसा भूकंप आया, एक भी बिल्डिंग गिरी, तो सारे अधिकारियों के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा और इन सब की लाइफ को अनसेफ डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये सारी बिल्डिंग्स की बिल्कुल अनसेफ है। ये जितनी भी दुकानें सील की गई हैं, अगर कोई अपना सामान निकालना चाह रहा है उसको हम इमीडिएटली 2 घंटे में उसका सामान निकलवा के दोबारा सील की जाएगी। लेकिन परमानेंट सील किसी की भी यू ब्लॉक में खोली नहीं जाएगी और यू और एस ब्लॉक के बाकी वाले प्लॉटों के ऊपर भी बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होएगी। 4 मंजिल के ऊपर जितने हैं, या तो ये उनको बंद कर लें या उनको तोड़ें, उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में सोचा जा सकता है। अभी कितने यहाँ पर ऐसे मकान या दुकानें हैं जिनको सील किया गया और आगे किस तरीके ऐसे मैंने मेरा ख्याल परसों लगभग 150 दुकानें सील की हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा 4-5 घंटे का था। एक हफ्ते में दोबारा जो है, मेरे को उम्मीद है कि मैं 500 से 600 मकान जो कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं ये सील करेंगे। लोगों की रोज़ी रोटी का अगर सवाल है तो उनको ये भी बताया गया कि रोज़ी रोटी के कारण आप अपनी लाइफ अनसेफ ना करें। अगर रोज़ी रोटी के लिए दुकान खोलनी है तो हम शायद अलाउ कर दें, लेकिन आप 8 मंजिल मकान भी बना रहे हो और वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल अनसेफ है। आप किसी भी बिल्डिंग में जाएं, एक छोटे जीना 8वीं मंजिल तक जा रहा है और यहाँ बहुत सारे मकानों पर कोर्ट केस भी है। उसमें मैं खुद पर्सनली, सरकार की तरफ से डायरेक्शन है, मैं खुद कोर्ट में जाऊँगा और उनकी बहस करूँगा और कोशिश की जाएगी कि वो मतलब स्टे हटे, और जैसे ही वो स्टे हटता है सबसे पहले कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होगी। जो लोग सीलिंग से, जो सील से छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या? मैं आज इसीलिए आया हूँ। मेरे को वैसे एक भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिली जिसने डी सील अपने आप ही किया हो। चेकिंग मैंने कर ली है, लेकिन अगर कोई भी सील खोलता है, मैंने अपने 2 बंदों की ड्यूटी हर रोज़ लगा रखी है, जो कि ये लोग नहीं जानते होंगे। हर रोज़ वो चेक करेंगे, हर रोज़ शाम को रिपोर्ट करेंगे। एक भी सील अगर बंदे ने खुद खोली तो उसकी FIR कराई जाएगी और उसको जेल में करवाया जाएगा। धन्यवाद। तो गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 को हम आपको दिखाना भी चाहेंगे और आपको यहाँ की इमारतें भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, किस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो 6 से 8-8 मंजिल तक की इमारतें बनाई गई हैं, जो कहीं ना कहीं खतरा भी है एक बड़ा। और उसी को लेकर के खुद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर जो हैं वो आज यहाँ पर गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 3 में दौरे पे आए। तो उन्होंने खुद कहा कि एक बड़ी संख्या में 500 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पर बनी हुई हैं, चल रही हैं। बाकायदा उनको सील भी किया गया और अगर अब जल्द अगर उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा जो बाकी की बिल्डिंगें हैं उनको भी जल्द सील किया जाएगा। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और अब बात सोनीपत की करते हैं, जहां टीडीआई फ्लैट में एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक टीडीआई फ्लैट में रह रहे सुरेंद्र सिंह का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसकी पत्नी टीडीआई फ्लैट में ही अपने भाई के घर चली गई, जहां आरोपी सुरेंद्र सिंह भी पहुंच गया और अपनी पत्नी सरिता पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 3 गोली लगने से सरिता की मौके पर मौत हो गई। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति सुरेंद्र सिंह मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के गांवों में विरोध दिखाई दे रहा है। कुछ गांवों में बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई और इसी बीच जींद के सिहावा गांव में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गांव पहुंचे जेजेपी विधायक का विरोध हुआ है और देखते ही देखते 2 पक्षों में खूनी झड़प की शुरुआत हो गई। सिबाहा गांव में विधायक अमरजीत ढांडा किसी कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसी बात को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। आरोप है कि विरोध करने वाले पक्ष ने इस दौरान फायरिंग भी की, जिसमें एक युवक के कान के बगल से गोली निकल गई। झड़प में एक पक्ष के 4 और दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सरपंच ने बताया कि उनकी तरफ से विधायक को बुलाया गया था, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप यह है कि सरपंच के परिवार ने पुरानी रंजिश के चलते उन पर हमला किया है। दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। गाना गांव में भंडारा चल रहा था और विधायक जी आए हुए थे अमरजीत ढांडा ऐचरी पे। उन्हें पता लग गया भाई यहाँ से वो जाते हुए वहाँ रुक गए, तो उस गायक ने उनसे कह दिया जी धन्यवाद और मतलब जय हो, थोड़ी उसने वो कर दी।
वो गांव के जो शरारती तत्व थे उन्होंने उस चीज का वो कर दिया। अब भाई ये है वो, जबकि भंडारा था तो गांव का दादा खेड़ा भंडारा था, उसमें तो आम आदमी कोई भी जा सके, किसी चीज की वो बंदिश तो विधायक जी की जो मन मुटाव का उसमें था, वो विधायक जी आ रहे थे ना उड़े। हाँ बस उसमें भाई विधायक जी क्यों आए, खाना खाना है तो इसका मतलब कोई इसमें तो कोई बुराई को नहीं होती। हर जमीन है उनकी तो हैचरी है खुद गांव में, जिसमें तो आ नहीं सकते, उनका तो खेड़ा है, वो तो अपनी ओदे हुए हैं उसमें। अभी तक हमारे 7 MLR कटी हैं, एक पक्ष से 4 लोगों को चोट लगी, दूसरे पक्ष से 3 लोगों को चोट लगी। मैम ऐसा कुछ सुनने आगे भंडारे को लेकर कोई मामला हुआ कि भंडारे पे विधायक को बुलाया था? इस मामले में गांव में पहले पंचायत चल रही थी जिसमें कि कुछ हिसाब किताब की बातचीत चल रही थी, तो इस बारे पे भी अभी जांच हम कर रहे हैं और जैसे भी आगे बयान देंगे और मामला सामने आएगा बताएंगे। और वहीं पलवल के नंगला अहसानपुर गांव में पुलिस टीम पर किए गए हमले के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पलवल में मुंडकरी थाना पुलिस ने 2 उन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया और पुलिस के कर्मचारियों को घायल किया और पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया ताकि बचे हुए आरोपियों की निशानदेही हो सके और उनको जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों से जो लाठी डंडे और रॉड को भी बरामद किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि पुलिस शेष आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है और सलाखों के पीछे भेजती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और वहीं हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बिट्टू चावला की तबीयत बिगड़ गई है। बिट्टू चावला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा एसडीएफ के नेता बिट्टू चावला से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बिट्टू चावला की धर्मपत्नी से उनका हालचाल जाना और भगवान से उनके स्वस्थ होने की कामना की। और वहीं कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में आईसीसी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो आयुष्मान कार्ड बनवाने को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आईईसी वैन को आज डिप्टी सीईओ आयुष्मान डॉक्टर मनीषा अग्रवाल व सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह महिला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुरुक्षेत्र आयुष्मान भारत प्रभारी डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने कहा कि सीईओ वैन के माध्यम से लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और यह कार्ड निःशुल्क बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अटल सेवा केंद्र में जाकर लाभार्थी कार्ड बनवाएं, क्योंकि कार्ड बनवाने से सरकारी व पैनल पर निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज करवाया जा सकता है। डॉक्टर सब्बरवाल के मुताबिक लोग बीमारी की प्रतीक्षा ना करें, वह कार्ड बनवाएं, क्योंकि इसे एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल आईईसी वैन के माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी और वह इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं भिवानी में महिला सप्ताह के चौथे दिन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने आत्मरक्षा के गुर भी सीखे। पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे वुमेन वीक के चौथे दिन भिवानी में हमारी छोरी छोरियों से कम नहीं थीम पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिताओं में न केवल शहर की छात्राओं ने बल्कि ग्रामीण महिलाओं ने भी खूब दमखम दिखाया। बात चाहे बोरी रेस की करें, बात चाहे दूसरी दौड़ों की करें या फिर नींबू रेस की करें, तमाम दौड़ों में महिलाओं ने आत्मरक्षा के न केवल गुर दिखाए बल्कि साथ ही साथ अपना आत्मविश्वास भी पूरी तरह से जताया। भिवानी के डीसी जयवीर सिंह आर्य ने इस मौके पर कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। खासतौर पर अगर हरियाणा की छोरियों की बात करें तो वो किसी क्षेत्र में छोरों से कम नहीं है और यही थीम आज की खेल प्रतियोगिता का भी रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना होगा और इसके लिए पहल अपने घर से करनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडियन। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।